दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में पिछले महीने एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। जी हाँ, आप सभी जानते हैं उस केस के बारे में, सौरभ मर्डर केस, जहां पर एक पत्नी जिसका नाम मुस्कान था, उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर के अपने ही पति सौरभ का खून करवा दिया। सिर्फ उसका खून ही नहीं कराया, बल्कि उसके शरीर को 15 टुकड़ों में काट करके और अपने ही घर में रखे हुए ड्रम के अंदर डाल करके उसकी चिनाई करवा दिया था। इस देश के जो भी व्यक्तियों ने इस कहानी के बारे में सुना, इस जघन्य अपराध के बारे में सुना, एक पत्नी के इस करतूतों के बारे में सुना, सबका कलेजा दहल गया, सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। सभी सोचने लगे कि क्या सचमुच का कलयुग आ गया है क्या? अब पत्नियां अपने पति को प्यार नहीं करेंगी, बल्कि अपने पति के साथ इस तरह की बर्बरता करेंगी, अपने पति को काट करके ड्रम में डाल देंगी और अपने प्रेमी के साथ जा कर के और 15-15 दिनों तक मौज मस्ती करेंगी, पार्टियां करेंगी, एंजॉय करेंगी। जिसने भी इस कहानी को सुना, जिसने भी इस घटना को सुना, सबका कलेजा कप गया, सबके आंखों से आंसू बहने लगे। आज 1 महीना बीतने के बाद भी हर व्यक्ति उस केस के बारे में जो भी सुनता है, सब कांप जाते हैं। दोस्तों, एक केस उसी मेरठ का, उसी उत्तर प्रदेश के उसी शहर का, मेरठ का एक ऐसा केस भी है, जो केस अगर मैं जब आपके सामने खोलूँगा, जब उस केस को मैं आपको बताऊँगा, उस अपराध के बारे में जब मैं आपके सामने जिक्र करूँगा, तो शायद आपको ये सौरभ मर्डर केस बिल्कुल उसके सामने बौना लगेगा। उससे भी विभत्स घटना को पति और पत्नी के बीच में अंजाम दिया गया था। इस केस की एक एक परत जब आपके सामने खोलूँगा, तो आपका रूह कांप उठेगा, आपके आंखों से और भी आंसू बहने लग जाएंगे और आप कहने लगेंगे कि क्या सचमुच अब हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में पत्नियों के द्वारा पति के साथ और पति के द्वारा पत्नियों के साथ इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी इस स्टोरी को, पूरी विभत्स घटना को। लेकिन घटना में आगे बढ़ूं से पहले मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है, एक ही विनती है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक एरिया पड़ता है सरदना। इसी सरदना में एक परिवार रहता था। उस परिवार का एक नौजवान लड़का जिसका नाम दीपक था। दीपक की उम्र 28 साल के आसपास थी। दीपक के पिता की वहीं पर एक ज्वेलरी शॉप थी। दीपक उस ज्वेलरी शॉप को संभाला करता था। मैक्सिमम टाइम दीपक ही उस ज्वेलरी शॉप पर रहा करता था। एक दिन सुबह सुबह दीपक की मुलाकात एक 21-22 साल की बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़की रूबी से होती है। चूँकि रूबी लखनऊ की रहने वाली थी, उसके पिता लखनऊ के एक बहुत बड़े व्यवसायी थे, करोड़पति आदमी थे। लेकिन रूबी की मौसी जो थी, उसकी शादी मेरठ में हुई थी और उसके मौसी की बेटी की शादी तय हो गई थी। उसी शादी में शरीक होने के लिए रूबी उसके यहाँ गई हुई थी। जो ज्वेलरी शॉप दीपक का था, उसी ज्वेलरी शॉप के जस्ट थोड़े दूर पर जो रूबी की मौसी थी, उसका घर था। उस शादी में, उस लड़की की शादी के लिए जितनी भी ज्वेलरी की ज़रूरत थी, वो सारी ज्वेलरी दीपक की दुकान से ही बनाई जा रही थी। एक दिन रूबी की मौसी रूबी को अपने साथ लेकर के और सुबह सुबह ज्वेलरी शॉप पर पहुंचती है। और जैसे ही ये दोनों ज्वेलरी शॉप पर पहुंचते हैं, दीपक रूबी को देखता है तो एक टक लगा करके रूबी को देखता ही रहता है। चूँकि रूबी हद से ज़्यादा खूबसूरत थी और जब रूबी भी दीपक को देखती है तो वो भी रूबी भी दीपक को काफ़ी देर तक निहारती रहती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। इसी बीच में जो उसकी मौसी को जो भी ज्वेलरी की ज़रूरत थी, दीपक उसको दिखाता रहता है। उसकी मौसी पसंद करती रहती है, लेकिन रूबी लगातार उस दीपक की तरफ ही देख रही थी। और दीपक को भी जैसे जैसे मौका मिल रहा था, वो ज्वेलरी दिखाने के बाद रूबी की तरफ देखा करता था। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, अपनी आंखों से एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच जब उसकी मौसी को जो ज्वेलरी पसंद आता है, उसे ले करके और फिर रूबी के साथ अपने घर वापस चली जाती है। लेकिन दीपक के दिलो दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है। वो कुछ और ही रूबी के बारे में सोचने लगता है। शायद रूबी उसे बहुत ही अच्छी लगी थी, बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। शाम होते ही दीपक जैसे ही दुकान बंद करता है, दुकान बंद करने के बाद सीधे जो रूबी की मौसी का घर था, रूबी की मौसी के पास पहुंच जाता है और बहाने करके कहता है कि मौसी, आपको सारी जो ज्वेलरी वगैरह है सारी पसंद आई है कि नहीं आई है? उन्होंने कहा कि हाँ, ज्वेलरी सही है, पसंद आई है। और उसके बाद इसी बहाने से काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहता है और बैठने के बाद फिर रूबी से बातें करने लग जाता है। रूबी से उसके बारे में पूछने लगता है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और इसी बातों बातों में दोनों अपना अपना नंबर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। दोनों अपना अपना नंबर
एक दूसरे को दे देते हैं और उसके बाद दीपक फिर अपने घर चला जाता है। रूबी वहाँ पर मौसी के घर में रहती है। रात जैसे ही होता है दीपक रूबी को कॉल करता है। रूबी अटेंड करती है और उधर से दीपक कहता है कि मैं हूँ दीपक, मैं ज्वेलरी शॉप वाला। रूबी उसको सुन करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। दोनों के बीच में बातें होने लगती है। रात के 1-1.5 घंटे तक दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, घर परिवार के बारे में, अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में सारी बातें करते हैं। कुछ प्यार की बातें भी होती है, कुछ इजहार भी होता है और इस तरह से उस दिन के बाद से दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। 2-3 दिनों के बाद रूबी की मौसी की जो बेटी थी उसकी शादी होती है और उस शादी के दौरान भी हमेशा दीपक रूबी के पास ही रहने की कोशिश करता है। जब भी मौका मिलता है रूबी के नज़दीक आकर के बैठने की, उससे बातें करने की कोशिश करता है। एक टाइम ऐसा भी आता है कि रूबी अकेले कहीं जा रही थी, उसी शादी के दौरान इधर उधर किसी काम के लिए जा रही थी। वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है, अंधेरा होता है। दीपक उसे अपनी बाहों में भर लेता है। रूबी उसे कहती है कि देखो यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इतने लोगों के बीच में तुम इस तरह के काम कर रहे हो, बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी, छोड़ दो। दीपक उसको छोड़ तो देता है, लेकिन कहीं न कहीं दीपक के दिलो दिमाग में अब सिर्फ़ और सिर्फ रूबी ही चल रही थी और रूबी के भी दिलो दिमाग में अब सिर्फ़ और सिर्फ दीपक के बारे में ही वो भी सोच रही थी। शादी संपन्न होती है। रूबी फिर अगले ही दिन अपने लखनऊ चली जाती है, लेकिन लखनऊ जाने के बाद भी इन दोनों के बीच में पूरी रात भर बातें होती रहती है। जब भी मौका मिलता है रूबी और दीपक बातें करने में लग जाते हैं। इस तरह से धीरे धीरे इनका प्यार परवान चढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे से के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। समय बीतता रहता है, तकरीबन 1 साल हो जाता है इनको इस तरह से प्यार करते करते और उसके बाद ये अपने अपने परिवार से, अपने अपने माँ बाप से अपने जो शादी के बारे में कहते हैं और बता देते हैं कि दीपक भी अपने माँ बाप से बता देता है कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसी के साथ शादी करना चाहता हूँ। रूबी भी अपने माता पिता से बता देती है कि मैं वहाँ पर मौसी के गांव में एक ज्वेलरी वाला लड़का है, उसे मैं प्यार करती हूँ और उसी से मैं शादी करना चाहती हूँ। क्योंकि जो दीपक के माता पिता थे वो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन रूबी के माता पिता एक करोड़पति आदमी थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन आदमी थे। वो किसी ज्वेलरी शॉप वाले से अपनी बेटी की शादी करना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने तो क्लियर कट मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारी शादी उस जगह पर होगी ही नहीं। हमारा जो रहन सहन है, हमारा बेशक कास्ट दोनों का एक ही था, लेकिन वो यही कहते हैं कि हमारा रहन सहन, हमारा बैठना उठना, हमारी पहचान सब अलग है। वो एक छोटे मोटे दुकान वाला है, मैं इतना बड़ा करोड़पति आदमी, इतना बड़ा व्यापारी हूँ, तुम्हारी शादी वहाँ पर नहीं होगी। और उसके बाद शादी के लिए मना कर देते हैं। जब रूबी ये सारी बातें दीपक को बताती है तो दीपक एक निर्णय लेता है और कहता है कि कल के दिन ही मैं लखनऊ रेलवे स्टेशन पर, चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुँचता हूँ, तुम रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाना और वहाँ से मैं तुम्हें ले करके कहीं और चला जाऊँगा। कहीं हम अपने घर भी नहीं आएंगे और वहाँ भी नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं दूसरे जगह रहेंगे। थोड़े दिनों के बाद जब हमारे घर परिवार वालों को अगर इन सारी चीज़ों का आभास होगा तो ज़रूर ये लोग हमें अपना लेंगे। और उसके बाद अगले दिन ही दीपक चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाता है। रूबी वहाँ पर पहुँची होती है और उसको लेकर के वो फिर दिल्ली चला जाता है। 2-3 महीने तक वो दिल्ली रहता है। जब दिल्ली रहता है तो जो दीपक के माता पिता को जब पता चलता है तो उसके माता पिता दीपक को बुला लेते हैं और कहते हैं बेटा तुम आ जाओ और घर पर ही रहो, हमारे तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद दीपक रूबी को लेकर के और अपने ही माता पिता के साथ रहने लग जाता है। जो रूबी के माता पिता थे उन्होंने तो एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है तो रूबी के माता पिता भी इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। रूबी अब अपने ससुराल में भी अच्छे तरीके से रह रही थी, मैके में भी आ रही थी, जा रही थी। लेकिन दिक्कत ये था कि जिससे उसने प्यार किया था, जिसे अपना सब कुछ उसने न्यौछावर कर दिया था, जिसके लिए उसने बड़े बड़े सपने देखा था, वो लड़का शायद उसके लायक नहीं था। वो बहुत ही लालची प्रवृत्ति का आदमी था और शायद कहीं ना कहीं उसके पैसे, उसके धन दौलत या जो कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें देख करके उसने शादी किया था। कुछ दिन जब बीतते हैं तो उसके बाद उसे जो रूबी थी, रूबी से दीपक कहने लगता है कि तुम्हारे माता पिता करोड़पति आदमी हैं, इतने सारे पैसे हैं और हमारी शादी ऐसे ही हो गई, हमने दहेज तो लिया नहीं है, इसलिए तुम अपने माता पिता से पैसे मांगो। मैं चाहता हूं कि मैं कहीं ना कहीं अलग अपना ज़मीन लेकर के घर बनाऊं, क्योंकि मैं अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अलग एक आलीशान अपना घर हो, जहां पर हम दोनों मियाँ बीबी ही रहें, हमारे बच्चे रहें। जब ये सारी बातें रूबी सुनती है तो रूबी के भी दिलो दिमाग में ये बैठता है कि हाँ, ये
जो भी बातें कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं। उसके बाद अपने माता पिता को सारी बातें बताती है। उसके पिता के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने 20 लाख रुपए तुरंत रूबी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और बोला कि ये इस पैसे से लेकर के और अपने पति को बताओ कि कहीं ज़मीन लेकर के अपना घर मकान शुरू करे, और भी पैसे की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें भेज दूंगा। और उसके बाद वो जब पैसा भेज देते हैं तो उसके बाद जो दीपक था वहीं पर थोड़े दूर शहर के पास ही ज़मीन लेकर के और वहाँ पर घर बनाना शुरू कर देता है। बीच में उसे जो भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है बार बार कभी 5 लाख कभी 7 लाख करके जो रूबी है वो मांगती रहती है और उसके पिता भेजते रहते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे जो रूबी और दीपक का आशियाना बन जाता है, घर बन करके तैयार हो जाता है और रूबी दीपक के साथ शहर में काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी हंसी खुशी से रहने लग जाती है। लेकिन दीपक एक लालची व्यक्ति था, सिर्फ इसी से उसका पेट नहीं भरता है। थोड़े दिन बीतते हैं, तकरीबन 1-2 साल बीतते हैं। 1-2 साल के बाद जो दीपक था वो रूबी से कहता है कि देखो मुझे घर ये पसंद नहीं पड़ रहा है, मैं चाहता हूँ कि या तो इस घर को मॉडिफाइड करवाऊँ, इसको तोड़वा करके ठीक अच्छे ढंग से घर बनवाऊँ, और इसके लिए मुझे पैसे चाहिए, कम से कम 20-25 लाख रुपए अपने पिताजी से फिर मांग लो। रूबी जब ये बातें सुनती है तो आग बबूला हो जाती है और कहती है कि क्या बात कर रहे हो, मेरे पिता ने तो तुम्हें तकरीबन कम से कम 50 लाख के आसपास रुपए दे दिया है। मेरे पिता के पैसे के बल पर तो तुम यहाँ पर घर बनाए हो, ज़मीन लिए हो, और बीच बीच में जब भी मैं मांगते हूँ 2 लाख 4 लाख 1 लाख मेरे पिता हमेशा देते ही रहते हैं, मना करते ही नहीं हैं। लेकिन इस तरह से तुम लालची हो जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं जितने पैसे मांगती जा रही हूँ उतना पैसे तुम और भी मांगते जा रहे हो। अब मैं बिल्कुल अपने माता पिता से 1 पैसे भी नहीं मांगूंगी। जब ये बातें दीपक सुनता है तो उसको टॉर्चर करने लगता है और कहता है कि नहीं, तुझे पैसा तो मांगना ही पड़ेगा, अगर पैसा नहीं मांगेगी तो मैं तुझे ठीक ढंग से रहने नहीं दूंगा। उसके बाद इन दोनों के बीच में मारपीट बढ़ने लगता है, दोनों के बीच में गाली गलौज शुरू हो जाता है, दोनों के बीच में बस दूरियां धीरे धीरे पैदा होने लगती हैं। एक दिन दीपक कहीं से शराब पी करके आता है और उसके बाद पी करके आ करके अपनी पत्नी रूबी के ऊपर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और कहता है कि आज के आज अगर तू 25 लाख रुपए अपने पिता से मांग करके मुझे नहीं देगी तो मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। रूबी भी उसकी बातों को सुन करके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। एक तो वो बार बार पैसे मांग रहा था, दूसरा अब वो शराब पी करके भी आने लगा था, इधर उधर नशा करके घूमा करता था, कोई काम नहीं कर रहा था। उस दिन जब वो आकर के फिर से शराब पी करके आ करके और पैसे मांगने लगता है तो रूबी भी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि चाहे तुम्हें कुछ भी करना है कुछ भी कर लो, मेरी जान ले लो, लेकिन मैं अब अपने माता पिता से 1 रुपये भी नहीं मांगूंगी। वो शराब के नशे में था और वहीं बगल में एक हथौड़ा रखा हुआ था। उस हथौड़े को उठा करके और रूबी के सिर के ऊपर लगातार वो वार करने लग जाता है। नशे में उसे पता भी नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहा है, कितना मार रहा था, और इतना कई बार वो उसे मारता है कि रूबी वहीं पर नीचे गिर जाती है और थोड़े ही देर में रूबी की मौत हो जाती है। जब उसको थोड़ा सा होश आता है और सामने रूबी को हिला करके और इधर उधर करके वो देखता है, लेकिन जब वो उसे पता चलता है कि रूबी अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बावजूद भी ये ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी था कि इसको उस चीज़ का फिर भी मलाल नहीं था। वो वहीं पर बैठ करके और उसके बाद सोचने लगता है कि किस तरह से इसकी डेड बॉडी को यहाँ से हटाया जाए। और उसके बाद उसके दिलो दिमाग में एक भयंकर चीज़ आता है। वो सीधे मार्केट जाता है और मार्केट से जा कर के एक आरी लेकर के आता है और आरी लेकर के आने के बाद पूरी रात रूबी के शरीर को टुकड़े करता रहता है। इतने छोटे छोटे टुकड़े करता है कि जिसे आराम से वो बोरी में डाल करके और कहीं न कहीं ले जा कर के फेंक सके। उसके टुकड़े करके एक बोरी में भरता है और बोरी में भरने के बाद उसके घर से तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर के आसपास एक नहर था, उस नहर में ले जा करके और उसी रात को एक एक टुकड़े करके और पूरी नहर में चारों तरफ फेंक देता है और फेंक करके सीधे वो घर आ जाता है। घर जब आता है और 1-2 दिन तक इस तरह से ठीक ठाक रहता है, लेकिन जब रूबी के घर वाले बार बार रूबी के लिए फ़ोन करने लगते हैं, बार बार जब रूबी का फ़ोन उठता नहीं है, रूबी से बात नहीं होता है, उसके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर एक दिन रूबी के माता पिता और 1-2 आदमी को और लेकर के और इसके घर जब पहुंचते हैं, घर पहुंच करके जब दीपक से पूछते हैं तो दीपक कहता है कि रूबी काफ़ी बीमार हो गई थी, काफ़ी सीरियस हो गई थी, उसे मैं हॉस्पिटल ले गया था, लेकिन वो शायद हॉस्पिटल वाले उसे बचा नहीं पाए। जब उसके माता पिता ये सुनते हैं तो उससे कहते हैं कि तुम किस हॉस्पिटल ले गए थे, उस हॉस्पिटल में हमें ले करके चलो। दीपक उसे तो कहीं हॉस्पिटल में ले ही नहीं गया था,
इसलिए वो किसी हॉस्पिटल में ले जा नहीं पा रहा था। लेकिन उसके बाद तरह तरह की बातें, तरह तरह के बहाने बनाने लग जाता है। जब उसके माता पिता को ये चीज़ें ऐसा लगता है कि ज़रूर इसने हमारी बेटी के साथ कुछ गलत किया है, तुरंत वो पुलिस में जा कर के और इसके खिलाफ़ केस करते हैं। पुलिस वाले इसको गिरफ़्तार करके और ले करके जाते हैं और ले जा कर के जब इसे टॉर्चर करते हैं, इसे मारते पीटते हैं और इससे जब उगलवाने की कोशिश करते हैं, तो एक इस जघन्य अपराध को इस तरह से ये उगलता है कि जो भी वहाँ पर था, जो भी इस पूरी कहानी को सुनता है, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सब कांप जाते हैं और सब यही सोचने लगते हैं कि क्या एक पति जो अपनी पत्नी के साथ लव मैरिज किया था, उससे प्यार किया था, उसे दिलो जान से चाहता था, जिसके लिए उसकी पत्नी अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थी, उसने अपने माता पिता से तकरीबन 50 लाख रुपए लेकर के उसे दिया था, क्या वो पति कुछ पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए अपनी पत्नी के साथ इस तरह के गंभीर अपराध को अंजाम देगा? वो पुलिस वालों को उस नहर के पास लेकर के जाता है और सारी चीज़ें बताता है कि उस दिन इस तरह से उसको मैंने मार दिया था और उसके बाद इसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर करके इसी नहर में ले आकर के एक एक टुकड़े को मैं पूरी नहर में फेंकता रहा। पुलिस वाले अब उस टुकड़े को कर भी क्या सकते थे? वो टुकड़ा अब इतने दिनों के बाद कहीं मिलने वाला भी नहीं था। कोशिश करते हैं कि वो कुछ ऐसे टुकड़े मिले जिससे ये सारा चीज़ें सामने आ जाए, लेकिन कोई टुकड़ा वहाँ पर मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिस को ये अंदाज़ा हो चुका था कि इसने जो किया था बहुत ही बड़े अपराध को अंजाम दिया था। उसको तुरंत उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल करके और उसे जेल भेज दिया जाता है और कोर्ट उसे 14 साल के लिए जेल की सज़ा सुनाती है। तो दोस्तों, ये थी एक जघन्य अपराध जो उसी मेरठ के अंदर घटी थी, जहाँ पर इस तरह से टुकड़े टुकड़े करके और ड्रम में डाल करके पत्नी ने अपने पति को और चिनाई करवा दिया था। वैसे ही सेम टू सेम ये केस था जहाँ पर पति ने अपनी पत्नी को टुकड़े टुकड़े कर करके और वहीं पर नहर में ले जा कर के बहा दिया था। दोस्तों, बहुत ही खूंखार घटना थी, बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और विभत्स कर देने वाली कहानी थी। आपको ये घटना कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जैसा भी हो, आपके दिलो दिमाग में जो भी चल रहा होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और ऐसी ही घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।